गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक इन अ डेवलपिंग इकोनॉमिक। हमारी डेवलपिंग इकोनॉमिक में सेंट्रल बैंक का क्या रोल है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है इसने क्या क्या समय समय पे किया। इंडियन प्लानिंग कमीशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्ट्रेस दैट द सेंट्रल बैंक इन अ प्लान इकोनॉमिक कैन हार्डली बी confined to the regulation of the overall supply of the credit and somewhat negative regulation to the flow of bank credit. It would have to take a direct and active role इन क्रिएटिंग और हेल्पिंग टू क्रिएट द मशीनरी नीडेड। ये जो भी मशीनरी नीडेड वगैरह थी उस पर इन्होंने काफ़ी वर्क किया फॉर फाइनेंशिंग डेवलपिंग करवाई हमारी कंट्री को इन इंश्योरिंग दैट द फाइनेंस विच अवेलेबल फ्लो इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। एस के बासु कहते हैं कि इफ़ प्रोग्रेस इज टू द रियल, यदि सच में प्रोग्रेस चाहते हैं द सेंट्रल बैंक पॉलिसी मस्ट बी बेस्ड ऑन। तो सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एक ऐसा बैंक है जो हमारी प्रॉब्लम को समझता है। पीसी भट्टाचार्य बताते हैं कि द एम ऑफ अ सेंट्रल बैंक का एम क्या है। डेवलपिंग इकोनॉमी हैज़ टू बी द एडॉप्शन ऑफ एडुकेट पॉलिसी। हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी से अच्छी पॉलिसी को अडॉप्ट करें। ब्रिंगिंग अबाउट एन अप्रोप्रिएट डिग्री टू द मॉनेटरी एक्सपेंशन बढ़ सके, प्राइस एंड एक्सचेंज स्टेबिलिटी हमेशा बरकरार रहे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जो होता है रिक्वायर अ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट फॉर अ कैपिटल फॉर्मेशन, इसी के द्वारा संभव होता है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ अ इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज इनटू द प्रोडक्टिव चैनल। द सेंट्रल बैंक इज of the great help in this. Industrialization implies the monetization of the non-monetization sector of the economy. The central bank जो होता है help in a such affair, it serve as a banker to the government and the help her in the initiating investment in a public sector and thus encourage the private sector. सेंट्रल बैंक जो होता है वो पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग लोन फैसिलिटी अवेलेबल टू द बिजनेस इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक करता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल करता है। जो भी हमारी क्रेडिट चीज़ें होती है उसके जो भी रिक्वायरमेंट होता है क्रेडिट का उसको फुलफिल करता है, लिक्विडिटी फंड की बरकरार बनाए रखता है। जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इन अंडर डेवलप इकोनॉमिक एज टू गिव अ प्रॉपर डायरेक्शन टू द इन्वेस्टमेंट। जो भी अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स है उसमें प्रॉपर डायरेक्शन बनाए रखता है। It helps in the maintenance of stable price level, preserve exchange rate and foreign balance, and promote a high level of income output and employment is in the underdeveloped economy. अब देखिए मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड सेकेंड है क्वालिटेटिव मेथड्स। पहला आता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट ब्याज की वह न्यूनतम दर होती है जिस पर किसी देश का सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों एवं बिलों को भुनाने के लिए अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है। मतलब कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिसपे कोई भी सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। बैंक को कटौती या डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। जब केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक को 60 की मात्रा में वृद्धि करनी होती तो वह बैंक दर कम कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी ब्याज दरों में कमी कर देता है जिससे व्यापारी, किसान आदि को अधिक मात्रा में ऋण लेने लगते हैं। 60 की मात्रा बढ़ जाती है। जब केंद्रीय बैंक 60 की मात्रा में कमी करना चाहता है तो वह ब्याज दर को बढ़ा देता है। इससे व्यापारिक बैंक भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा देता है जिससे ऋण महंगे होते हैं और ऋणों की मांग घट जाती है जिससे 60 की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद सेकेंड आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं? खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ सेंट्रल बैंक अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा मुद्रा बाजार में प्रत्यक्ष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य प्रकार के विपत्रों के क्रय विक्रय से होता है। वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने साख नियंत्रण को इसी नीति को अपनाया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों या प्रतिभूतियों के सेल परचेस होता है। खुले बाजार की क्रियाओं में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में केवल सरकारी प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय शामिल किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कन्वर्टेबल मिनिमम रिजर्व फंड। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लोन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इट्स मेंबर बैंक। इन ऑर्डर टू अवेल द फैसिलिटी द मेंबर्स बैंक हैव टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज द empowered टू इंक्रीज और डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ अ सच डिपॉजिट। नेक्स्ट है चेंज इन फ्लो ऑफ रिजर्व फंड। According to this system, all the members commercial bank have to keep certain percentage of their deposit in liquid form. जितने भी आपके कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने पास परसेंटेज के रूप में लिक्विड फॉर्म रखते हैं।
डिपॉजिट का द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ दिस लिक्विड फंड एंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, और क्रेडिट की क्वांटिटी को बरकरार रखते हैं. व्हेन द सेंट्रल बैंक इन हैज द quantity of this fund there remain lesser flowing funds and the bank and the consequence credit creation capacity remain the lesser flowing funds with the bank and the consequence credit creation capacity also become the lesser. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव मैथड्स. इसमें हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव मैथड्स में? पहला है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब कि साख की राशनिंग. ये क्या होता है? जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं वो साख की राशनिंग भी करते हैं, मतलब कि क्रेडिट राशनिंग करते हैं. इसमें प्रत्येक कमर्शियल बैंक के लिए निर्धारित किया जाता है कि अधिक से अधिक कितनी मात्रा में ऋण देने तथा केंद्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करने का उसे अधिकार है. केंद्रीय बैंक जो होता है वो बैंक विशेष की पुनः कटौती की सुविधा को बंद कर देता है, बैंकों में कोटा निर्धारित कर देता है, विभिन्न उद्योगों व व्यवसाय के लिए एक सीमा निर्धारित कर देता है. इसके बाद आपका आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. ये क्या होता है? ये इसमें जब कोई केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक ये अनुभव करता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक समान नीति जरूरी होती है, तो वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में साख को बढ़ाता है. जब अन्य क्षेत्रों से में साख का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है तो जो बैंक होता है वो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नीति को अपनाता है. इसमें जो भी हमारे नगद कोष होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, आयात किया जाता है, मतलब कि जो भी विनियोग करने वाले बैंक होते हैं उनको एक निश्चित राशि तक कैश रिजर्व रखने की छूट दे दी जाती है. कभी कभी जो रिजर्व बैंक होता है वस्तुओं की प्रतिभूतियों पर कोई साख सुविधा नहीं देना चाहता, वह उन ऋणों पर प्रतिबंध भी लगा देता है. इसके अलावा जो भी हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको सुरक्षित ऋण भी प्रदान करता है. जमानत के मूल्य पर ऋण की राशि सदैव कम होती है जिससे बैंक कोई भी कमी नहीं होने देता है. इसके बाद आपका आता है, इसमें जो सारे पॉइंट्स है बच्चों इसी को मैंने आपको एक साथ करके समझा दिया. इसके बाद आपका आता है मॉरल प्रेशर. मॉरल प्रेशर में क्या होता है? जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो सभी वाणिज्य बैंक पे पर्याप्त प्रभाव रखता है, क्योंकि वह मुद्रा बाजार का नेतृत्व करने के साथ साथ वाणिज्य बैंकों के लेन देन का भी कार्य देखता है. कभी कभी जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने बैंकों को सजा बुझा के नैतिक दबाव डाल के उन्हें इस बात के लिए राजी कर लेता है कि उनकी जो साख नीति का स्वेच्छापूर्ण वो पालन करें. इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक होता है मुद्रा बाजार पर पूरा अधिकार होना चाहिए, उसको परामर्श देने संबंधी पर्याप्त अधिकार होना चाहिए. केंद्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों के मध्य सहयोग तथा सद्भावना होनी चाहिए. एंड लास्ट है आपका पब्लिसिटी. आज के युग में पब्लिसिटी सबसे मेन है. केवल जो आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं उनसे आप किसी को भी अपने पक्ष में ले सकते हैं. सभी सेंट्रल बैंक पत्र पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करते हैं, इनके द्वारा नीति और योजनाओं को संकेत मिलता है. इसके अतिरिक्त जो हमारे केंद्रीय बैंक होते हैं वो अधिकारीगण, पत्रकार सम्मेलन, बैंकों का विचार गोष्ठी आदि पर प्रकाश डालते हैं. अब इसके बाद आपकी आती है डिफ़िकल्टीज़ इन क्रेडिट कंट्रोल. इसमें पहला है अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, मतलब कि असंगठित बैंकिंग व्यवस्था. हमारे अधिकांश देशों की जो बैंकिंग प्रणाली है वो संगठित नहीं है. इन देशों में बैंकों में ना तो परस्पर सहयोग है और ना ही इनका सेंट्रल बैंक से घनिष्ठ संबंध है. ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक को अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करने में सफलता नहीं मिलती है. लैक ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट. इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती सेंट्रल बैंक की पॉलिसी से. वेयर एज समटाइम्स सेंट्रल बैंक गेट अफेक्टेड बाय द मनी मार्केट एंड स्टार्ट द फॉलोइंग इट. इफेक्ट ऑफ नॉन बैंकिंग एलिमेंट्स, मतलब कि गैर बैंकिंग तत्वों का प्रभाव. मुद्रा बाजार में अत्यधिक आशावाद तथा अत्यधिक निराशावाद जैसे गैर बैंकिंग तथा व्यापारिक जगत अत्यधिक प्रभावित करते हैं. ऐसी स्थिति में किसी भी साख नीति का सफल होना बहुत कठिन होता है. फिर है लैक ऑफ कंट्रोल ऑन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट. साख की जो सब स्वरूपों पर नियंत्रण का अभाव. साख कई प्रकार की होती है जैसे बैंक साख, किताबी साख, व्यापारिक साख. केंद्रीय बैंक केवल बैंक साख को ही कंट्रोल करता है, जबकि साख के अन्य स्वरूप को अर्थव्यवस्था पर प्रभावित होने देता है. इसके बाद आपका आता है डिफिकल्टी इन कंट्रोल ऑन द लास्ट यूज ऑफ क्रेडिट. साख के अंतिम उपयोग पर नियंत्रण में कठिनाई. केंद्रीय बैंक जो होता है वो साख के अंतिम उपयोग पर कंट्रोल रखना कठिन हो जाता है. केंद्रीय बैंक सट्टे के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध लगाता है. यह संभव है कि लोग बैंकों से व्यापारिक कार्यों के ऋण लेकर उनका उपयोग सट्टा कार्यों में करने लगते हैं. केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण के कार्य में पूरी सफलता नहीं मिल पाती है. इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट जो आपका है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.